वेलकम ऑल टू नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल। मैं श्वेता दासरी आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपके सामने फिर से एक बार उपस्थित हूँ। आज हम हमारी 5वीं कक्षा की रिमझिम पाठ्य पुस्तक में से हमारा जो 15th लेसन है जिसका नाम है बिशन की दिलेरी, यह आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इस पाठ में बिशन नाम का एक लड़का है जो कि 10 वर्ष का है और यह जो 10 वर्ष का बिशन है वह बहुत ही साहसी है। तो इसने किस प्रकार से अपने साहस से एक तीतर की जान बचाई है, यह आज हम इस पाठ के माध्यम से देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, हम पाठ को शुरुआत करते हैं। इस प्रकार से हम देखेंगे कि बिशन की दिलेरी। 15th लेसन बिशन की दिलेरी। सुबह का समय था। आपको पाठ्य पुस्तक में ध्यान देना है और हर एक शब्द के ऊपर अपनी उंगली रखनी है। सुबह का समय था। पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था। 10 वर्ष का बिशन घर से बाहर निकल आया। वह रोज इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता है। कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती है। फार्म हाउस से लगे सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था और बहुत तड़के काम शुरू हो जाता था। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि 10 वर्ष का बिशन जो है वह रोज सुबह घर से निकलता है, सुबह सुबह जल्दी, क्योंकि उसे कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर पढ़ने जाना होता है और कर्नल दत्ता की जो पत्नी है वह उसे पढ़ाई में मदद करती है, यानी कि उसे बताती है किस प्रकार से पढ़ाई करनी है या उसकी समस्याएं वह सुलझाती है। और उनके फार्म हाउस में जो कीटनाशक दवा होती है, यानी कि उनके यहाँ पे सेबों के बाग है, यानी सेब के बहुत सारे पेड़ है, उन्होंने सेबों का बाग वहाँ पर किया है। तो वहाँ पर कीटनाशक दवा का छिड़काव चालू है और काम बहुत ही ज़ोर शोर से सुबह सुबह ही चालू हो जाता था। इसलिए यहाँ पर पहले ही बताया गया कि यहाँ पर सुबह का समय है, तो सुबह सुबह किस प्रकार का नज़ारा होता है वह भी यहाँ पर बताया गया है कि पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था, यानी सुबह सुबह जब सूरज उगता है तो इसी प्रकार का दृश्य हमें देखने को, यानी इसी प्रकार का नज़ारा हमें देखने को मिलता है। चलिए आगे देखेंगे। बिशन पगडंडी से अभी सड़क तक आ ही रहा था कि उसे गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह कुछ ही दूर चला था कि उसे फिर गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। इस बार एक नहीं 2-3 गोलियां एक साथ ही चली थी। गोलियों की आवाज़ से पूरी घाटी गूंज गई। पंछी घबरा गए, आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लगे। बिशन सहम कर पेड़ों की आड़ में छिपकर खड़ा हो गया। तो देखिए, बिशन जो है वह पगडंडी यानी चलते हुए आने का रास्ता, तो उससे वह अभी तक चलते हुए आ ही रहा था, वह अभी सड़क तक नहीं पहुंचा था। तो तभी उसे जब वह सड़क के थोड़ा सा पास ही आया था तो तभी उसे वहाँ पर गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे बिशन जो है वह घबरा जाता है और इधर उधर देखने लगता है कि कहाँ से गोली चलने की आवाज़ आई। तो कुछ ही दूर वो और चलता है तो उसे फिर से गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है और इस बार उसे 1 नहीं 2 नहीं बल्कि एक साथ 2-3 गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसकी आवाज़ पूरी घाटियों में गूंज उठती है, यानी कि वहाँ पर बहुत घाटियाँ होती हैं तो जिससे वह गोलियों की आवाज़ जो है वह गूंजती है। सारे जो पंछी है जो उड़ रहे हैं आसमान में, सुबह सुबह के समय में आप देखेंगे तो आसमान में बहुत सारे पंछी उड़ते रहते हैं। तो सारे पंछी जो है वह
आसमान में इर्द गिर्द अपने ही गोल चक्कर काटने लगते हैं, क्योंकि जब भी कभी ऐसी जोरदार गोलियों की आवाज़ होती है तो आसमान में जो पंछी होते हैं वह आसमान में चक्कर काटने लगते हैं गोल गोल। और बिशन जो है यह गोलियों की आवाज़ सुनकर इतना घबरा जाता है कि वह एक पेड़ की आड़ में छिपकर खड़ा होता है, यानी कि एक पेड़ की आड़ में छिप जाता है, पेड़ के पीछे छिप जाता है। बिशन जहाँ खड़ा था वही चुपचाप खड़ा था। उसे वहाँ से सीढ़ी नुमा खेत और फलों के बाग साफ दिखाई दे रहे थे। खेतों में काम करते हुए किसान भी दिखाई दे रहे थे। फसल तैयार खड़ी थी। सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। बिशन अभी सोच ही रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई होगी कि तभी एक और गोली की आवाज़ आई। एकाएक बिशन को गोली चलने का कारण समझ में आ गया। जब फसल पक जाती है तब गेहूं के खेतों में दाना चुगने ढेरों तीतर आ जाते हैं। शिकारी बल इस बात को जानते हैं, इसलिए वे सुबह सुबह ही तीतर मारने चले आते हैं। पिछले साल भी शिकारियों ने इसी तरह बहुत से तीतर मारे थे। कुछ तीतर तो वे उठा ले गए, बाकी को वही छोड़ गए। खेतों को काटते समय किसानों को बहुत से मरे और जख्मी तीतर मिले। तो चलिए आगे क्या होता है। तो बिशन जहाँ पर खड़ा था तो वह पहले से डरा हुआ था, इसलिए वो चुपचाप खड़ा था। तो वहाँ से उसे खेत और फलों के बाग दिखाई दे रहे थे, जहाँ पर कई किसान भी काम करते हुए उसे दिखाई दे रहे थे, क्योंकि फसल तैयार हो गई थी। फसल तैयार खड़ी थी मतलब फसल जब पक जाती है तब वह बढ़ जाती है, तो इसलिए ऐसा कहा गया है कि फसल तैयार खड़ी थी। तो सुबह सुबह की हल्की धूप में खेत एकदम सुनहरे दिखाई देते। यदि आप कभी किसी के खेतों में गए होंगे या फिर आपका खुद का भी खेत होगा, तो अब आप सुबह के समय में जब यदि सूरज उगेगा तब जाके देखेंगे तो आपको सारे खेत जो है वह एकदम सुनहरे सुनहरे दिखाई देंगे, क्योंकि सुबह की जो हल्की धूप होती है उसमें खेत बहुत चमक उठते हैं, इसीलिए वह सुनहरे दिखाई देते हैं। तो बिशन जो है वह पेड़ के पीछे छुपकर सोच रहा था कि किसने गोली चलाई, क्यों चलाई, यह वह भी सोच ही रहा था कि तभी उसे एक और गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे बिशन जो है वो थोड़ा और घबरा भी जाता है, लेकिन वह देख रहा था आँखों से और उसे पता चल जाता है कि यह गोली क्यों चलाई जा रही है। तब उसकी समझ में आता है कि गोली चलने की आवाज़ें क्यों आ रही है। तो यहाँ पर बिशन ने बताया है कि जब फसल पक जाती है तब खेतों में जो गेहूं के दाने होते हैं वह चुगने के लिए ढेरों तीतर आ जाते हैं। यानी कि सुबह सुबह के समय में यदि आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो बहुत से कबूतर या फिर बहुत से ऐसे पंछी होते हैं जो देखिए हमारे छत के ऊपर आते हैं। यदि हम उनके लिए खाने के लिए कुछ दाने रखेंगे तो बहुत सारे जमा हो जाते हैं और उनको वैसी आदत लग जाती है रोज़ इकट्ठा होने की वहाँ पर। तो उसी तरह से यहाँ पर भी यह जो खेतों में जो है वह फसल पक चुकी है पूरी तरह से, तो उसके दाने जो है वह बाहर आ रहे हैं। उसकी जो बालियाँ होती है, यानी कि जब फसल पक जाती है तब उस फसल की बालियाँ निकल आती है, तो उसके जो दाने होते हैं वह उन बालियों से बाहर आते हैं। और ये जो पंछी होते हैं ये रोज़ सुबह सुबह, क्योंकि सुबह के समय एकदम सब शांत होता है, ज़्यादा भीड़ नहीं होती और खेत में भी कोई नहीं होता, किसान भी उतनी सुबह सुबह खेत में नहीं आता, तो वहाँ पर उस शांत वातावरण में पंछी जो होते हैं वह दाना चुगने के लिए आते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर जो खेत बताए गए हैं उन खेतों में फसल पक चुकी है तो तीतर जो है वह रोज़ दाना चुगने के लिए आ जाते हैं। तो इसलिए यह शिकारियों को मालूम है, तो यह ध्यान में रखते हुए शिकारी जो है वह भी सुबह सुबह तीतर मारने के लिए
चले आते हैं। और यहाँ पर ऐसा हमेशा होता रहता है। इस तरह से भीषण ने बताया है कि पिछले साल भी बहुत सारे शिकारियों ने इस तरह से बहुत सारे तीतर मारे थे और ये मरे हुए तीतर वो अपने साथ ले गए और कुछ तीतर वहाँ पर ही छोड़ गए। यानी जितने तीतर उनको ले जाना था वह उतने ले गए और जो उन्हें दिखाई नहीं दिए वह वहाँ पर ही खेतों में पड़े थे। तो इस तरह से जब किसान जो है वह खेतों में काम करने या खेतों को काटने के समय जब खेत में जाते थे तब उन्हें वहाँ पर बहुत सारे मरे हुए तीतर और कुछ जख्मी तीतर मिले थे। तो इस तरह से भीषण बता रहा है कि यह आम बात है कि हमेशा से उनके गांव में इस तरह की घटनाएं होती रहती है कि शिकारी जो है वह तीतरों का शिकार करते हैं और जब फसल पक जाती है तब तीतरों का आना बढ़ जाता है क्योंकि फसल की जो मात्रा है वह बहुत होती है। तो बहुत से तीतर आकर फसल के ऊपर बैठ जाते हैं दाना चुगने के लिए। तो यह शिकारियों को मालूम है, इसलिए वह भी सुबह सुबह शिकार करने चले आते हैं। इसलिए ये गोलियों की आवाज़ आज सुनाई दे रही थी। तो चलिए भीषण आगे क्या बताता है। भीषण ने सोचा कितना दुख पहुंचाने वाला काम करते हैं ये शिकारी। वह समझ गया कि शिकारी ही तीतरों पर गोलियां चला रहे हैं, इसलिए वह पेड़ों के बीच से निकलकर खेतों के किनारे किनारे चलने लगा। वह चलते चलते सोच रहा था कि इन शिकारियों को सबक सिखाया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें कैसे सबक सिखाया जाए यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके पाँव के पास सरसराहट सी हुई। उसने देखा एक घायल तीतर गेहूं की बालियों के बीच फंसा छटपटा रहा है। भीषण वही घुटनों के बल बैठ गया। उसने घायल तीतर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन घबराया हुआ तीतर छिटक कर खेत के और अंदर चला गया। भीषण जानता था कि शिकारी इस तीतर को ढूंढ नहीं पाएंगे और घायल तीतर यही तड़प तड़प कर मर जाएगा। उसने स्वेटर उतारा और मौका देखकर तीतर पर डाल दिया। देखिए भीषण यह सब देखकर आँख से भीषण पेड़ के पीछे खड़े रहकर यह सोच ही रहा था कि ये शिकारी कितना गलत काम करते हैं, यानी कि कितना दुख पहुंचाने वाला काम करते हैं। इस बात से भीषण दुखी हो रहा था। उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि शिकारी इस तरह से पंछियों को मारते हैं, शिकार करते हैं। तो यह सोच कर उसे समझ आ गया कि इन शिकारियों को शिकारी जो है वह तीतरों को मारने के लिए ही गोलियां चला रहे हैं। तो वह क्या करता है, तो वह पेड़ के पीछे से निकलता है और खेतों के किनारों से यानी खेतों के साइड से चलने लगता है। वह चलते चलते सोचता है कि इन शिकारियों को सबक सिखाना चाहिए, लेकिन इन्हें किस प्रकार से सबक सिखाया जाए यह उसे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि भीषण भी एक 10 साल का छोटा लड़का था। तो उसे इतनी समझ नहीं, लेकिन उसे यह सब चीज़ देखकर बुरा लग रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि इसका कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना चाहिए, इन शिकारियों को सज़ा मिलनी चाहिए, इन्हें सबक देना चाहिए, लेकिन किस तरह से किया जाए उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी वह जहाँ पर खड़ा था या फिर जहाँ से चल रहा था ना, तभी उसके पाँव के पास उसे एक सरसराहट सुनाई देती है, यानी कि एक आवाज़, ऐसी कुछ हिलने डुलने की ऐसी आवाज़ सुनाई देती है। वह देखता है तो उसे वहाँ पर एक तीतर दिखाई देता है जो कि घायल हुआ था तीतर, और वह गेहूं की बालियों के बीच में फंसा था। तो वह जो तीतर है वह अपनी जान, तो उसकी जान जो है वह तड़प रही थी, क्योंकि उसको जख्म हुई थी, उसे गोली लगी थी, वह घायल हुआ था, उसे छू कर गई थी गोली, इसलिए वो घायल हुआ था और वह छटपटा रहा था, उसे दर्द हो रहा था। लेकिन तभी भीषण उसे उठाना चाहता है, लेकिन तीतर पहले से इतना डरा हुआ है कि
भीषण उसे हाथ लगाने उसको उठा रहा था, यह देखते ही वह तुरंत खेतों में और अंदर चला जाता है। वैसे ही सरक सरक कर वह और अंदर चला जाता है, जिससे शिकारी तीतर को ना ही देख पाएगा और ना ही ढूंढ पाएगा और वह वहाँ पर ही तड़प तड़प कर मर जाएगा। यह सोचकर भीषण जो है वह उस तीतर को बचाने की कोशिश कर रहा था। तो वह देखकर मौका पाते ही वह क्या करता है, अपना जो स्वेटर था, यानी भीषण ने जो स्वेटर पहना था वह स्वेटर उतार कर वह स्वेटर जो है वह तीतर के ऊपर वह डाल देता है, जिससे तीतर जो है वह हिल डुल नहीं पाता। तीतर स्वेटर में फंस गया तो भीषण ने उसे पकड़ लिया। भीषण ने उसे अपने सीने से चिपका लिया और खेत में से निकलकर पहाड़ी की ओर भागने लगा। वह इतना तेज चल रहा था मानो उसके पंख लग गए हो। देखिए, तीतर की जान बचाने के लिए भीषण उससे जो बनता था, यानी उससे जो भी बन पड़ता था उसने वहां पर किया। तो उसने अपना स्वेटर डाला, क्योंकि जो तीतर है वो हिले डुले ना और खेतों में आगे चला जाकर कहीं फंस ना जाए और वहीं पर मर ना जाए, इसलिए भीषण ने उसके ऊपर स्वेटर डाल दिया। और फिर भीषण ने उसे स्वेटर में से पकड़ लिया और उसे अपने सीने से चिपकाकर वह खेतों से निकलकर पहाड़ियों की ओर भागने लगता है। और वह तीतर की जान बचाने की उसे इतनी जिद थी कि वह जैसे उसे पंख लगे हो इस प्रकार से वह दौड़ते हुए आगे चला जाता है। कर्नल दत्ता के घर के रास्ते में एक तरफ गेहूं के खेत थे और दूसरी तरफ कटीले तारों की बाड़। भीषण वैसे तो कटीले तारों की बाड़ में से होकर निकल सकता था, परंतु इस समय वह दोनों हाथों से तीतर को पकड़े हुए था। तीतर को संभालना बहुत जरूरी था, इसलिए वह खेतों के साथ साथ छिप छिप कर चलने लगा ताकि शिकारी उसे देख न ले। देखिए, इतना छोटा बच्चा है लेकिन वह इस तीतर की जान बचाने के लिए क्या क्या कर रहा है, क्योंकि उसे जाना है कर्नल दत्ता के घर से घर, और वहां से जो है कर्नल दत्ता के घर का एक जो रास्ता है उसके एक तरफ गेहूं के खेत है और दूसरी तरफ कटीले तारों की बाड़, यानी वहां पर कटीले तार लगे हुए हैं। लेकिन भीषण जो है वह कटीले तारों से जाना थोड़ा सा नज़दीक पड़ता है, लेकिन वह अकेला रहता तो वह जा सकता था, लेकिन उसके दोनों हाथ में उसने तीतर पकड़ा है और उसे तीतर की जान बचानी है। तो इसलिए वह उस कटीले रास्ते से नहीं जाता, वह तीतर को संभाल कर खेतों में से ही छिप छिप कर आगे बढ़ता है, ताकि शिकारी को पता न चल जाए कि भीषण वहां पर से एक तीतर लेकर जा रहा है। वह कुछ ही दूर गया कि पीछे से भारी सी आवाज आई, लड़के रुक जा, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। लेकिन भीषण नहीं रुका, वह चुपचाप चलता रहा। रुकता है या नहीं, उस आदमी ने दोबारा चिल्लाकर कहा। तब तक भीषण कटीले तारों के पास आ गया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी वह रुका नहीं और न ही उसने कोई जवाब दिया। तो देखिए, इतना छिपते छुपाते हुए भीषण आगे बढ़ रहा था, लेकिन फिर भी शिकारी उसे देख लेता है। उसे देखकर शिकारी उसे आवाज देता है कि लड़के रुक जा, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। लेकिन भीषण जो है ना ही वह उन्हें जवाब देता है और ना ही वह रुकता है, वह चुपचाप आगे चलता ही रहता है। फिर से उसे शिकारी दोबारा चिल्लाता है कि रुकता है या नहीं, लेकिन तब भी भीषण उन्हें कोई जवाब नहीं देता, वैसे ही आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि उसका दिल भी तेजी से, यानी उसे डर भी लग रहा था कहीं शिकारी उसे भी पकड़ ना ले, लेकिन फिर भी वह साहस से आगे बढ़ रहा था और उसने उस तीतर को अच्छे से पकड़कर वह आगे बढ़ता है। तभी भीषण को भारी भरकम जूतों की आवाज सुनाई दी।
जो तेजी से उसके पास आती जा रही थी। पीछे से आ रहा शिकारी गुस्से में जोर जोर से चिल्ला रहा था, मैं तुझे देख लूंगा, तू मेरा शिकार चुरा कर नहीं ले जा सकता। तो देखिए, एक भारी भरकम, यानी कि वो जो शिकारी होते हैं उनके जो जूते होते हैं वो बहुत ही भारी भरकम होते हैं, यानी कि बहुत ही बड़े होते हैं। तो वह तेजी से इस बिशन की तरफ आती हुई आवाज़ बिशन को सुनाई दे रही थी और वह शिकारी गुस्से में ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था कि ए लड़के, मैं तुझे देख लूँगा, मैं तुझे इस तरह से मेरा शिकार चुरा कर बिल्कुल नहीं ले जाने दूंगा। तो इस तरह से वह शिकारी बिशन के पीछे चिल्लाते हुए उसके पास आ रहा था। बिशन के लिए आगे निकल भागने का रास्ता नहीं था। अगर वह सड़क से जाता तो शिकारी को साफ दिखाई दे देता, इसलिए उसने खेतों के छोटे रास्ते से जाना तय किया। खेतों से आगे के रास्ते में कांटेदार झाड़ियां थी। बिशन उसी रास्ते पर घुटनों के बल चलने लगा। बहुत संभल कर चलने पर भी उसके हाथ पांव पर कांटों की बहुत सी खरोंचें उभर आई। खरोंचों से खून भी निकलने लगा। उसकी कमीज की एक आस्तीन भी फट गई। वह जानता था कि कमीज फटने पर उसकी माँ से डांट खानी पड़ेगी, पर बिशन को इस बात का संतोष था कि वह अब तक तीतर की जान बचाने में कामयाब रहा। झाड़ी से बाहर आकर वह सोचने लगा कि कैसे पहाड़ी के कोने से फिसलकर नीचे पहुंचा जाए, लेकिन उस कोने में घास बहुत ज्यादा थी और ओस के कारण फिसलन भी। बिशन थक कर वही एक किनारे बैठ गया। अभी वह बैठा ही था कि उसके पाँव की आहट सुनाई दी। तो देखिए, बिशन जो है वह शिकारी उसके पीछे चिल्ला रहा था, लेकिन बिशन एकदम शांत चुपचाप तीतर को लेकर छुप छुप कर उस खेतों से निकल रहा था। लेकिन अभी उसे आगे जाने के लिए वहां पर रास्ता समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि यदि वह सड़क से दौड़ते हुए जाता तब तो वह साफ शिकारी को दिखाई देता था, लेकिन उसने खेतों के छोटे रास्ते से जाना तय किया। यानी खेतों में जो छोटे छोटे रास्ते होते हैं उन छोटे छोटे रास्तों से वह जाने लगा। उन खेतों के रास्ते में आगे बहुत कांटेदार झाड़ियाँ थी, तो उस रास्ते से जाते हुए ये बिशन जो है वह अपने घुटनों के बल से चलने लगा और संभल कर वहाँ आगे जाने लगा। लेकिन फिर भी उसके हाथ पाँव को बहुत सी खरोंचें आती हैं, यानी कि आजू बाजू में यदि कांटेदार झाड़ियाँ हैं और वहाँ पर से बच्चा जा रहा है तो उसको खरोंचें तो आनी ही है। तो इस तरह से इसे बहुत सारी खरोंचें लगती है, खून भी निकलता है। और उसकी जो कमीज़ है, यानी उसने जो कमीज़ पहनी हुई थी, उसने स्वेटर में तीतर पहना था, इसलिए अभी उसके आंग पर जो कमीज़ थी उसका एक आस्तीन जो है वह फट गया था पूरी तरह। तो उसे डर भी लग रहा था क्योंकि अभी माँ से उसको डांट खानी पड़ती थी इस चीज़ के लिए। लेकिन बिशन इस बात से खुश था कि अब तक उसने तीतर की जान बचाई है और उसे उस तीतर को बचाना था, वह उसको बचाने में कामयाब हो जाए, यह भाव उसके मन में था, जिससे उसे प्रेरणा मिल रही थी कि वह साहस से आगे बढ़े। तो वह सोच रहा था कि इस झाड़ी से बाहर निकलकर वह पहाड़ी के कोने से फिसलकर नीचे किस तरह जाए, यह वह सोच ही रहा था। लेकिन वहाँ पर गीला होने की वजह से, यानी कि पहाड़ी में बहुत घास हो चुकी थी, घास बहुत ज़्यादा हुई थी और वहाँ पर ओस यानी गीला होना, तो गीले होने की वजह से वहाँ पर फिसलन बहुत हो चुकी थी, जिससे बिशन को समझ में नहीं आ रहा था वह किस तरह से आगे बढ़े। तो वह क्या करता है, वह उस किनारे पर ही बैठ जाता है और वह अभी बैठा ही था कि उससे किसी के पाँव की आहट सुनाई देती है। तो चलिए देखेंगे बिशन को किसके पाँव की आहट सुनाई देती है। हाँ, बिशन जो है उसे आहट शिकारी के पाँव की आहट सुनाई देती है।
आहट सुनते ही वह उठकर दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते वह आधी पहाड़ी पार कर चुका था। उसके कपड़े पसीने से तरबतर हो गए, फिर भी वह रुका नहीं और किसी तरह कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के पिछवाड़े पहुंच ही गया। पिछवाड़े दरवाज़ा खुला था। उसने ताड़ के पेड़ का सहारा लिया और फार्म हाउस के अंदर पहुंच गया। तीतर को वह बड़ी सावधानी के साथ अपने सीने से लगाए हुए था। तो देखिए, जब यह बिशन जो है वह किनारे पर ही बैठा था तो तभी वहाँ पर उसे किसी के पाँव की आहट सुनाई देती है। तो वह आहट किसकी थी? तो वह आहट शिकारी की थी। तो यह आहट सुनते ही बिशन जो है वह उठता है वहाँ से और दौड़ता है, और दौड़ के इतनी तेज़ी से दौड़ता है कि वह आधा पहाड़ी इलाका पार करता है। वह दौड़ने की वजह से उसे पसीना इतना आता है जिससे उसके कपड़े पूरे तरबतर यानी पूरे उसके कपड़े पसीने से गीले हो चुके, खराब हो चुके हैं। और यह बच्चा जो है इतना छोटा है लेकिन इतना साहसी है कि इतनी सारी मुसीबतों का सामना करते हुए वह तीतर को बचा रहा है, और वह फिर भी रुकता नहीं। वह दौड़ते हुए जाता है और कर्नल दत्त के फार्म हाउस तक पहुंच ही जाता है। और वह कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के पिछवाड़े यानी फार्म हाउस का पीछे का भाग, यानी उसका फार्म हाउस के पीछे का जो दरवाज़ा होता है या पीछे का जो भाग होता है जहाँ से आने जाने के लिए रास्ता होता है उसे पिछवाड़ा कहते हैं। तो वह पिछवाड़े पर पहुँच जाता है और वहाँ पर उसे दरवाज़ा खुला दिखता है। तो वह एक पेड़ का सहारा लेकर वह फार्म हाउस के अंदर पहुंच जाता है, और उसने इतनी सारी मुसीबतों का सामना करते हुए वह फार्म हाउस तक पहुंचता है। और इतने समय तक उसने तीतर को इतने प्यार से यानी इतनी हिफाजत से अपने गले से लगा के रखा था कि उसने बहुत बढ़िया तरीके से उस तीतर की सावधानी का ख्याल यानी उसकी सुरक्षितता का ख्याल रखा था, और वह उसे अपने सीने से ही लगाए हुए था। तो बच्चों देखा, अब तक हमने इस पाठ का आधा भाग देखा और हमने देखा कि बिशन ने किस तरह से तीतर को बचाया शिकारियों से। यानी कि हमें अभी आगे और देखना है कि बिशन ने क्या क्या किया, लेकिन अब तक के भाग में हमने देखा कि एक 10 साल का बच्चा कितनी बहादुरी से उस तीतर को अपने स्वेटर में लपेट कर अपने सीने से लगाकर इतने खराब रास्तों से खुद को चोटें खाते हुए, खरोंचें लगती है उसको, लेकिन फिर भी वह इन सब चीज़ों की ओर ध्यान न देकर उस तीतर को बचाने का जो विचार उसके मन में था उसके वजह से वह उस तीतर को लेकर इतनी समस्याओं का या इतनी कठिन परिस्थितियों को वह मात देते हुए कर्नल दत्ता के फार्म हाउस तक पहुंच जाता है। अभी हम आगे देखेंगे कि इसके आगे और क्या होगा। तो बच्चों हमारी जो अगली तासिका है, हम हमारी अगली तासिका में इसके आगे का भाग देखेंगे कि कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर पहुंचने के बाद आगे क्या होता है। तो तब तक यहाँ पर ही मैं रुकती हूँ। इसके आगे का भाग हम अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।